अस्सलामुअलैकुम। नजम सेठी शो के साथ मैं हूं सैयद आयशा नाज। मेरे साथ मौजूद हैं नजम सेठी साहब। अस्सलामुअलैकुम। सियासी राब्ता मुहिम भरपूर तरीके से ऑन है और जाहिर है हम प्रोग्राम भी आज इसी से शुरू करेंगे। तो ऐसे लग रहा है, मैसेज ऐसे आ रहा है, कन्वे हो रहा है जैसे ना हुकूमत की ईंट से ईंट बजाने के लिए जो काम पक्का करने वाला लेप है ना, वो अपोजिशन मिल मिला के तैयार कर रही है। जो भी आज मुलाकातें हुई उसमें ऐसे मालूम होता है कि चौधरी बरादरान की हैसियत मरकज़ी है और जहांगीर तरीन ग्रुप जिस पे इन्हिसार किया जा रहा था किसी हद तक, उस पर अभी तक इंतज़ार फरमाइए का बोर्ड लगा है। हु इज़ इन सेठी साहब एंड हु इज़ आउट? माई चिड़िया इज इन एंड आई एम आउट। हाउ कम? ये कैसे हो सकता है? देखिए ना, मैं तो हमेशा ही आउट होता हूँ। नहीं तो चिड़िया लेके आती है, वही हर जगह पे पहुंची हुई होती है। नहीं सेठी साहब, आप भरपूर तरीके से बैटिंग करते हैं। ये और बात है कि चिड़िया ग्राउंड में होती है और आप क्रीज पे। नहीं चलें, अच्छा अगर आप कहती हैं तो चिड़िया की खबर ये है कि सारा अब कुछ तय हो गया है। आज जो मीटिंग्स ढेर सारी हुई हैं और लेट नाइट मीटिंग्स भी जारी हैं। अब सब ने एक दूसरे को मिल लिया है, सब बैठ गए हैं और मेरा ख्याल है एक ऐलान आने वाला है कि सब कुछ तय हो गया है और बस अब डेट देनी है। और मेरा ख्याल है डेट भी अब ये दे देंगे बड़ी जल्दी, बहुत वो जल्दी। क्या हो सकती है? मार्च का दूसरा हफ्ता? ये मैं नहीं कह सकता क्योंकि अभी उन्होंने डेट तय नहीं की है। एज वी स्पीक मेरे पास ये इन्फॉर्मेशन नहीं है कि डेट के ऊपर कोई एग्रीमेंट हो गई है कि नहीं। मगर जो सब इकट्ठे हो गए हैं, सब ने बता दिया हम इतने इतने लोग ला रहे हैं और इतने की वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस हो जाएगी। और फिक्र की कोई बात नहीं है। और ये भी कि जी जो एक दूसरे से बाद में लेना देना है, उसके ऊपर भी काफ़ी हद तक डिस्कशन हो गई है। अच्छा। और शहबाला कौन होगा? देखिए ये बात की बात है ना। अच्छा। पहले तो वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस हो जाएगा और उसके लिए उस वक्त तो कोई आपने बताना नहीं होता कि प्राइम मिनिस्टर कौन बनेगा या क्या होगा। ये तो बाद में जब आप हुकूमत बनाने जाते हैं तो उस वक्त आपको आपस में बैठ के तय करना होता है कि वोट ऑफ कॉन्फिडेंस किसने लेना है। वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस के ऊपर इत्तेफाक हो गया है। वोट ऑफ कॉन्फिडेंस किसने लेना है उसके ऊपर उसके बाद वे बैठेंगे ये और ये तय करेंगे। अब उसमें कुछ लोग ये हैं जो कह रहे हैं कि शहबाज शरीफ साहब को बना दें आप प्राइम मिनिस्टर। ट्वीट्स हो चुकी हैं इस पे। अच्छा, उसमें बिलावल भी मेरा ख्याल यही कह रहा है कि आप नून लीग से होना चाहिए। मेरा ख्याल है इस पे इत्तेफाक हो गया है। अच्छा। कि शहबाज शरीफ साहब को ही बनाना है हमने अपना लीडर ऑफ द हाउस। मगर जिस चीज़ पे इत्तेफाक नहीं हो पाया अभी तक, जो हो जाएगा वो ये है कि कितनी देर के लिए वो आएंगे। क्या वो 6 माह के लिए आएंगे, 9 महीने के लिए आएंगे, साल के लिए आएंगे, 3 महीने के लिए आएंगे, उस चीज़ के ऊपर अभी बातें जारी हैं। और मेरा ख्याल है इनमें ये फ़ैसला हुआ है कि इस मामले को इस वक्त छेड़ने से कोई ख़ास फ़ायदा नहीं है, बिकॉज इसके अंदर बहुत सी मुख्तलिफ राय हैं। ये ना हो कि जो वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस है वो मुलतवी हो जाए या इस डिबेट के अंदर वो गुम जाए। तो बेहतर ये है कि पहले इत्तेफाक कर लीजिए कि जी चले अब वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस के अंदर आयशा जो है वो 12 लोग लेके आ रही है, पीपल्स पार्टी जो है वो इतने लोग लेके आ रही है, नून लीग इतने लोग लेके आ रही है, पीटीआई से इतने लोग जहांगीर तरीन लेके आ रहा है और चौधरी परवेज़ इलाही इतने लोग दे रहा है। ठीक, तो ये जब तय हो जाता है तो फिर उसके बाद ये है कि जी ये कर लेते हैं। जब ये कामयाब हो जाएगा फिर ये मिलेंगे आपस में कि अच्छा जी अब इतने दिन हैं हमारे पास जिसके अंदर हमने वोट ऑफ कॉन्फिडेंस लेना है और जिसको हमने खड़ा करना है उसका नाम देना है हमने। अच्छा। तो वहाँ फिर ये बैठ के तय करेंगे। वहाँ ये बात आएगी, मैं अभी आपको बता देता हूँ क्या बात आएगी। वो बात ही अच्छा जी हम सब तो इत्तेफाक करते हैं शहबाज शरीफ साहब को होना चाहिए, मगर शहबाज शरीफ साहब को 1.5 साल रहना चाहिए। जब इलेक्शन अगले साल होगी वक्त पे उस वक्त करनी चाहिए। शहबाज शरीफ साहब कहेंगे नहीं मैं 1-2 महीने के लिए तो ठीक है, मगर मैं फ़ौरन इलेक्शन करानी है, बिकॉज मेरे लीडर नवाज शरीफ साहब की ये ख्वाहिश है कि इलेक्शन फौरी तौर पे हो। वो कहेंगे नहीं 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 नहीं, पीपल्स पार्टी कहेगी नहीं हम तो डिज़ोल्व नहीं करेंगे अपनी असेंबली वगैरह वगैरह। हर बंदा अपना कोई ना कोई एंगल लेके आएगा। तो उस वक्त फिर ख्याल अभी ये कहेंगे जी फिर ऐसे है कि आप अपना कैंडिडेट खड़ा कर दें, हम अपना कैंडिडेट खड़ा कर देते हैं, उसमें मैच करा लेते हैं। और जिसका कैंडिडेट इलेक्ट हो जाएगा मेजॉरिटी के साथ वो फिर फैसला कर लेगा कि कितना अरसा उसने रहना है और कितना अरसा जाना है और कब इलेक्शन होनी है। तो अगर तो शहबाज शरीफ साहब की मेजॉरिटी हो जाती है रन ऑफ में
तो फिर जल्दी इलेक्शन हो जाएंगे, शहबाज शरीफ साहब ज़रा देर के लिए नहीं रहेंगे। और अगर शहबाज शरीफ साहब नहीं होते और पीपल्स पार्टी का या किसी और का, मतलब है पीपल्स पार्टी, चौधरीज, डिफेक्टर्स सारे मिल जाएं, एक तरफ हो जाएं, नून लीग दूसरी तरफ हो जाए, तो उनके ज़्यादा नंबर्स हो जाएंगे, तो वो फिर अपना प्राइम मिनिस्टर किसी को नॉमिनेट कर देंगे और मुस्लिम लीग जो है वो अपोजिशन में बैठेगी या वो सपोर्ट करेगी गवर्नमेंट को, मगर अपने बंदे नहीं देगी, कहेगी जी हमने अपने आपकी काबीना के अंदर किसी को नहीं देना, आप संभाल सकते हैं। उधर पीटीआई अपोजिशन में बैठी होगी, तो फिर देखना ये है कि अपोजिशन लीडर कौन बनता है, इमरान खान साहब बनते हैं या शहबाज शरीफ साहब फिर बन जाते हैं। मगर ये ज़रूर हो जाएगा कि खान साहब की छुट्टी के लिए सब इत्तेफाक हो चुका है। ठीक है। अब जो बात अगली वाली बात है वो मेरा ख्याल है इस वक्त उसको तय नहीं करेंगे, जैसे मैंने कहा ये उस वक्त तय करेंगे जब ये वक्त आएगा। अगली वाली बात के शहबाला कौन होगा, ये इसी सवाल का जवाब। अच्छा, आप तो कह रहे हैं फेजेस में होगा, फेज़ 1 देन फेज़ 2 और फिर इस तरह से डिसीजंस लिए जाएंगे विच वे द विंड ब्लोज, इसको देखा जाएगा। खबरें ये आ रही हैं कि इस बात पे कि नून लीग चाह रही है कि फौरी इलेक्शन हो और पीपल्स पार्टी कह रही है नहीं, आप पार्लिमानी साल मुकम्मल होने दें। फिर एक और तजवीज़ आई है कि पहले स्पीकर के खिलाफ अदम एतमाद ला के देखें, उससे टेस्ट हो जाएगा कि अंपायर न्यूट्रल है या नहीं है। डेडलॉक का तासुर दुरुस्त है आपके ख्याल में? डेडलॉक किसके? डेडलॉक के अदम एतमाद आना किसके खिलाफ चाहिए? देखिए यहाँ भी डिस्कशन जारी है। अच्छा, मेरा ख्याल है शायद ये भी सॉर्ट आउट कर लेंगे वो कि पहले स्पीकर के खिलाफ या पहले प्राइम मिनिस्टर के खिलाफ या एक ही वक्त दोनों के खिलाफ। इसकी मुझे इस वक्त इतला नहीं है। मुझे ये पता है कि ये बात डिस्कस हो रही है। कुछ लोग कह रहे हैं स्पीकर के खिलाफ और कुछ लोग कह रहे हैं। मेरा ख्याल है ये अगेन ये अगले 2-3 दिन में फैसला हो जाएगा। अगले 2-3 दिन बहुत अहम हैं आपके ख्याल में, और इसीलिए फवाद चौधरी साहब ने भी 24 घंटे का चैलेंज दिया कि अगले 24 घंटे में आप अदम एतमाद ला के दिखाएं। सारे मामले में इस सारी खप जिसको पंजाबी में कहते हैं ना, उसमें जो खामोशी इख्तियार की हुई है वो तरीन ग्रुप है। और इत्तलात ये हैं कि शेख रशीद साहब मशवरा दे चुके हैं कि अगर काफ लीग और नून लीग इतने अरसे के बाद मिल सकते हैं तो जहांगीर तरीन साहब तो अपने बंदे हैं, उनसे जाके वज़ीर आज़म मिल लें। आपके ख्याल में वज़ीर आज़म जहांगीर तरीन साहब से मुलाकात के लिए जाएंगे? नहीं, वज़ीर आज़म बड़े मगरूर किस्म के शख्स हैं। वो ज़रूर चाहेंगे कि अगर मीटिंग होनी है जहांगीर तरीन के साथ तो जहांगीर तरीन साहब PM हाउस आएँ या बनीगाना आए। अच्छा। और वहाँ आके मिलने प्राइम मिनिस्टर साहब को। मगर क्या इमरान खान उठ के जहांगीर तरीन साहब के घर जाएंगे? मुझे लगता नहीं है। इमरान खान बहुत ही प्राउड आदमी है, एरोगेंट आदमी है। वो कैसे उठ के मेरा ख्याल है उनके लिए तो इतना मुश्किल होगा कि वो जहाँ लाहौर आए तो चौधरियों को भी मिलने चले गए। मगर फिर जैसे कहते हैं ना, कड़वा घूट किया और कर लिया। मगर वो तो फिर भी अलायंस पार्टनर है। जहांगीर तरीन को तो इन्होंने गाली दे के निकाला है, उनके ऊपर केसेस किए। अब किस मुंह के साथ वो जाएंगे जहांगीर तरीन को मिलने? पहली बात। और इमरान खान साहब ख़ुद इस बात को जानते हैं कि जहांगीर तरीन साहब उस वक़्त इनके ख़िलाफ़ खड़े होंगे जब जहांगीर तरीन साहब को पता होगा कि वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस कामयाब होगा। अच्छा, तो जब वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस कामयाब होने जा रहा है तो फिर जहांगीर तरीन साहब इमरान खान साहब की बात भी नहीं सुनेंगे। और खान साहब को ये देखना पड़ेगा, इसका वज़न लेना पड़ेगा कि क्या जहांगीर तरीन साहब को मिलने के साथ क्या इमरान खान साहब का मकसद पूरा हो जाएगा या नहीं। मैं समझता हूँ पहली बात कि वो नहीं जाएंगे जहांगीर तरीन को मिलने। ठीक है। दूसरी चीज़ ये है कि मुमकिन है, क्योंकि शेख रशीद कह रहे हैं, इसका मतलब है काफ़ी सारे लोग कह रहे होंगे कि यार उससे ज़रा मुक तो हो सकता है कि वो याद कर लें जहांगीर तरीन को। ये हो सकता है जहांगीर तरीन साहब चले भी जाएं अपनी इज्जत के लिए कि देखें मेरे पास मेरी ज़रूरत पड़ गई। मगर मैं ये आपको कह दूं कि जहांगीर तरीन साहब इमरान खान के साथ खड़े नहीं होंगे। ठीक है। वो मेरा ख्याल ये भी मज़े लेंगे कि खान साहब आए मेरे पास और मुझे वज़न, सियासी वज़न बढ़ गया, कद बढ़ गया। और उसके बाद फिर भी जहांगीर तरीन साहब खान साहब के साथ नहीं जाएंगे। ठीक है। तो जो बाकी इत्तेहादी हैं, क्योंकि ये तलात हैं कि इमरान खान साहब जैसे ही रशिया से वापस आएंगे तो इत्तेहादियों से मिलेंगे, MQM भी उनमें शामिल है। काफ लीग से भी मुलाकात पहले तय थी, नामालूम वजूहात क्या बनी कि परवेज़ इलाही इस्लामाबाद पहुँच गए जब वो लाहौर पहुँचे। इमरान खान साहब वापसी पे कोई सरप्राइज़ दे सकते हैं या अपसेट कर सकते हैं अपोजिशन के लिए? देखिए, मैं समझता हूँ कि खान साहब अगर जाते भी हैं इत्तेहादियों के पास तो जब अगर इत्तेहादियों ने उससे पहले ही फैसले कर लिए हैं और वादा अपना दे दिया है कि हम अपोजिशन के साथ खड़े होंगे। अच्छा। जो मैं आपसे कह रहा हूँ ना कि वो हो गया ऑलरेडी।
इत्तेहादी जो हैं छोड़ रहे हैं इमरान खान को। अच्छा। हाँ, छोड़ रहे हैं। अब इमरान खान साहब को उनके पास जाना जो है, उनकी इज्जत बढ़ जाएगी, मगर खान साहब को कुछ नहीं मिलेगा। इत्तेहादी ऐलान ये कह देंगे कि वो साथ छोड़ें या नहीं? इत्तेहादी अभी नहीं कहेंगे। इत्तेहादी आखिरी वक्त तक अपने हाथ में अपने पत्ते रखेंगे, ये मैं आपको बता दूं, और वो अपनी इज्जत बढ़ाएंगे खान साहब से। मगर जब वक्त आएगा तो वो उन्होंने फैसला कर लिया है कि अब खान साहब को अलविदा करना का वक्त आ गया है। अच्छा, परवेज खटक साहब लेकिन वो कह रहे हैं कि हमने अपनी तैयारी की हुई है, ऐसा नहीं है। अब ये बात आपने जो कही है कि उन्होंने तैयारी की हुई है, ये अहम बात है। यहाँ तक तो फेल हो जाएंगे खान साहब, और इत्तेहादी और ऑपोजिशन इकट्ठे हो जाएंगे, मगर क्या खान साहब चुप करके बैठे रहेंगे? अच्छा जी ठीक है, आ जाओ, निकाल दो मुझे बाहर। देन ऐसे नहीं होगा। कैसे होगा फिर? खान साहब लड़ेंगे, खतरनाक हो जाएंगे ना? खतरनाक हो जाएंगे, खतरनाक नहीं, खतरनाक हो जाएंगे। सुपरलेटिव डिग्री ऑफ खतरनाक। खतरनाक हो जाएंगे जी। खतरनाक गवर्नमेंट के बाहर आके नहीं होंगे, रहते हुए हो जाएंगे। गवर्नमेंट के अंदर रह के खतरनाक हो जाएंगे। और वो क्या हो सकते हैं? क्या हो सकते हैं वो? अब देखिए, जब तक वो जाते नहीं हैं तो वो वहाँ हैं, जब तक वहाँ हैं तो प्राइम मिनिस्टर हैं, जब तक प्राइम मिनिस्टर है सारी एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी उनके पास। तो माजी में जो वजीर आजम करते रहे, कुछ वैसा करेंगे? उससे भी शायद ज़्यादा करें। अच्छा। माजी में वजीर आजम जिनकी छुट्टी होने वाली थी वो क्या करते रहे? बेनज़ीर भुट्टो साहब, मुझे याद है 1990 के अंदर घर बैठी हुई थी और उनको कहा गया कि चलिए जी बिस्तरा पैक करो, तो बेचारी बोरी बिस्तरा पैक करके और गाड़ी में बैठ के सलाम दे के वापस आ गई। नवाज शरीफ साहब को जब 93 में छुट्टी कराई गई तो नवाज शरीफ साहब ने एक स्पीच दी कि मैं डिक्टेशन नहीं लूँगा। अच्छा। ठीक है, मोहतरमा ने तो स्पीच भी नहीं दी थी 90 में। 93 में नवाज शरीफ साहब ने स्पीच दी, मैं डिक्टेशन नहीं लूँगा और मगर मैं नहीं रहूँगा, मैं जा रहा हूँ। ठीक है। 96 में मोहतरमा ने अगेन एक सिर्फ फ़ोन कॉल की थी, जब प्रेसिडेंट फ़ारूक लगारी ने उनकी डिसमिसल ऑर्डर नवंबर 1996 में किया, तो मोहतरमा ने फ़ोन किया प्रेसिडेंट साहब को। अच्छा। कि मैंने सुना है आपने मेरा डिसमिसल ऑर्डर कर दिया। अच्छा। 58(2)B के तहत। तो प्रेसिडेंट साहब ने कहा जी हाँ, मेरी कोई चॉइस नहीं थी, आपकी हुकूमत ये कर रही थी, वो कर रही थी। उसके बाद उन्होंने जहांगीर करामत जो कि उस वक्त के आर्मी चीफ थे, मोहतरमा 12:30 बजे के करीब उनको फ़ोन किया। अच्छा। कि जनरल, आर यू गोइंग टू ओबे द ऑर्डर और नॉट? तो जनरल ने आगे से कहा कि प्राइम मिनिस्टर, माई ट्रूप्स आर ऑलरेडी इन प्लेस। मतलब है हमने इंस्ट्रक्शंस इशू कर दिए हैं कि प्राइम मिनिस्टर हाउस को घेराव कर लिया जाए, एट्सेट्रा एट्सेट्रा। तो उन्होंने कहा थैंक यू वेरी मच, खुदा हाफिज़। और मोहतरमा बेचारी अपनी बैग्स पह के घर आ गई। तो रेजिस्टेंस नहीं हुई। फिर उसके बाद अगली जो स्टेज आती है जबकि मियाँ नवाज शरीफ साहब को मुशर्रफ ने निकाला। जी। ठीक। तो उस वक़्त क्या हुआ? उस वक़्त ये हुआ कि इनको कहा गया कि आप जाएं। तो मियाँ साहब अपने प्राइम मिनिस्टर हाउस में थे, जबकि फिर ट्रूप्स आ गए और उनको कहा कि चले हमारे साथ, कू हो गया। जी। हाँ, तो वो कू हो गया था। तो रेजिस्टेंस क्या होनी थी? वो बंदूकें वो लोग आ गए, एक ब्रिगेडियर साहब आए, मियाँ साहब को पकड़ के ले गए। और अब उसके बाद तो हुकूमतें अपने टाइम पे जाती रही हैं, तो किसी ने रेजिस्टेंस नहीं की, ये मैं कह रहा था। अच्छा। जिसे कहते हैं रेजिस्टेंस, मैं नहीं जाता। खान साहब रेजिस्टेंस करेंगे। अच्छा। हर किस्म की चीज़ करेंगे। पहली चीज़ तो ये है कि वो स्पीकर से कहेंगे कि आप असेंबली सेशन ही कॉल ना करें। हाँ, ऐसी खबरें भी आ रही हैं कि कुछ रेनोवेशन वगैरह हो रही है। तो वो अभी ऑलरेडी खबरें आनी शुरू हो गई हैं कि जी वो असेंबली वाले कह रहे हैं कि हम तो वहाँ कोई फर्नीचर ठीक कर रहे हैं, एयर कंडीशनिंग ठीक कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, और असेंबली को हमने बंद कर दिया है, हॉल जो है नेशनल असेंबली का, क्योंकि वहाँ आगे एक बहुत बड़ा इज्तिमा होने जा रहा है OIC का। और तो अगर ये बात है तो फिर वो तो कहें अगर आप कॉल भी करते हैं, आप एक नोटिस देते हैं स्पीकर को कि जी कॉल, तो वो आगे से कहेगा जी हमने तो इसको बंद किया हुआ है, तो हम तो नहीं कर सकते। या वो प्रेसिडेंट को कहेंगे, प्रेसिडेंट कहेगा कि नहीं, क्योंकि प्रेसिडेंट ने कॉल करनी होती है। स्पीकर जो है वो प्रेसिडेंट को कहता है, प्रेसिडेंट कॉल करता है असेंबली को, ये प्रोवोक करता है, दोनों चीज़ें। तो वो तो उनके अपने आदमी हैं, तो वो कोई ना कोई एक्सक्यूज़ दे के तंग करेंगे। तो इजलास कहीं और नहीं हो सकता इनके मुताबिक? ये कहेंगे अच्छा जी वहाँ नहीं तो आप कन्वेंशन सेंटर में कर लें, तो फिर वहाँ ये और कोई गड़बड़ कर सकते हैं, तो ये डिले कर सकते हैं।
फिर मसले को हल करने के लिए अदालतों में जाना पड़ेगा। अदालतों में फौरी तौर पे तो फैसले नहीं होते, वहाँ तो वक्त लगता है। तो मैं ये समझता हूँ कि उनकी तरफ से हर किस्म की रुकावट होगी, और फिर आखिरी स्टेज ये होगी कि अगर करनी भी पड़ गई तो फिर ये और भी बहुत से तरीके हैं, स्पीकर जो है वो गड़बड़ कर सकता है, वही हमने पहले भी डिस्कस किए थे। तो वो अगर उसने ये अगर चीज़ें करनी शुरू कर दी तो फिर एक समझिए कि एक किस्म की लड़ाई झगड़े का माहौल शुरू हो जाएगा, फिर आइन और पार्लियामेंट के बाहर निकल जाएगी बात। और अगर जब वो बाहर बात निकलती है, लड़ाई झगड़े शुरू हो जाते हैं, तोड़ फोड़ शुरू हो जाती है, तो फिर जो इदारे हैं स्पेशली द मिलिट्री वो फिर हरकत में आ जाती है, तीसरे फरीक की तरफ बात चली जाती है तो ना, फिर इसलिए तो खान साहब मेरा ख्याल है लड़ेंगे, उस वक्त तक लड़ेंगे जब तक वो समझते हैं कि ही कैन कंटिन्यू फाइटिंग। वो ये नहीं देखेंगे आईनी क्या है, मॉरल हाई ग्राउंड किसकी है, ये चीज़ें नहीं सोचेंगे। अनलाइक जो पहले जो होता रहा है वहाँ वो बिल्कुल हस्बे मामूल जो तरीका है उसके तरीके के तहत सब कुछ होता रहा है। जब वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस होता था, 2 दफ़ा पहले हुआ है, एक दफ़ा मोहतरमा के ख़िलाफ़ भी वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस हुआ, और उन्होंने क्या करते थे अपने MPs, क्योंकि उस वक्त डर लगता था कि खरीदो फरोख्त हो जाएगी, तो ले जाते थे कहीं और, कोई स्वाद ले जाता था, कोई मरी ले जाता था, कोई छांगा भागा ले जाता था, बसों में पकड़ के उनको वहाँ गिरफ्तार करके रख लेते थे। फिर जब होती थी तो बसों में लाते थे और ताकि इधर उधर न हो जाए। तो वो अब वो ज़माना नहीं रहा, बिकॉज अब वो कानून आ गए हैं कि इसकी ज़रूरत नहीं है। तो मगर अगर कोई आना नहीं चाहेगा तो हुकूमत भी तो अपनी तरफ से गिरफ्तारियां कर सकती है, लोगों को गायब कर सकती है, बहुत कुछ हो सकता है, बहुत से ऑप्शंस हैं, मगर ये सारे गैर आईनी और गैर कानूनी ऑप्शंस। अच्छा, तो 92-93 में बीबी ने लॉन्ग मार्च किया था, उससे भी प्रेशर आया था नवाज शरीफ साहब की गवर्नमेंट पे, जैसे अब PP इरादा रखती है? नहीं, कोई खास प्रेशर नहीं आया था। तो अब जो लॉन्ग मार्च है, कोई इस बात पे हो रही है डिस्कशन के एक कर दिया जाए या अलग? लॉन्ग मार्च मैं समझता हूँ उसी वक्त होगी जबकि वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस या मुलतवी कर देंगे फॉर वट एवर रीज़न, या फेल हो जाएगा, फिर ये लॉन्ग मार्चेस की तरफ जाएंगे। लॉन्ग मार्च की जरूरत क्या है? अगर वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस से छुट्टी करा देते हैं तो हम मार्च करके क्या करेंगे? ठीक है, ये तो प्रोग्राम में पहले भी आप बात कर चुके हैं कि प्लान B है लॉन्ग मार्च, उससे पहले प्लान A है, इसीलिए दूर रखा था ना, ठीक है, पहले नहीं किया कि ये देख लेते हैं, ये कामयाब हो गया तो ठीक है, ना हुआ तो फिर लॉन्ग मार्च। फॉर एग्जाम्पल अगर ये तंग करते हैं, अगर स्पीकर इनको तंग करता है जी कि नहीं मैं करता या डिले कर देता है, तो ये कहेंगे अच्छा फिर हम लॉन्ग मार्च पे आ रहे हैं कि खोलें असेंबली को ताकि हम वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस करें। फिर लॉन्ग मार्च जो है वो बड़ा अग्रेसिव नॉन लॉन्ग मार्च होगा, ठीक है, फिर वो वाला नहीं होगा जहाँ सारे आके स्पीचेस दे के घर चले जाते हैं, फिर शो फोर्स होगा। हाँ, इससे पहले प्रोग्राम में हम इस पे बात कर चुके हैं। बहरहाल मुमकिनात की बात हो रही है और सियासी मैदान में क्या क्या कुछ हो सकता है उस पर हम गुफ्तगू कर रहे हैं। ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो बात करेंगे कि फवाद चौधरी साहब क्या फरमा रहे हैं और उनका क्या ख्याल है कि ख़रीद कौन रहा है, किसके वोट। वेलकम बैक टू द शो। अच्छा, हॉर्स ट्रेडिंग की आवाज़ें बड़ी बुलंद हो गई हैं, फवाद चौधरी साहब भी बात कर रहे हैं, परवेज़ खट्टक भी, उनकी तो बात करेंगे। जो अदम एतमाद के हवाले से, अदम एतमाद है ना पार्टीज़ के दरमियान, उसमें एक बात बड़ी शक की निगाह से देखी जा रही है, वो जिस पे हमने अभी बात की कि शहबाज शरीफ साहब मुमकिन उम्मीदवार हो सकते हैं वज़ीर आज़म के, और ये बिलावल कह रहे हैं। इस बात पे शक का इजहार इसलिए किया जा रहा है कि पीपल्स पार्टी क्यों चाहेगी कि नून लीग का उम्मीदवार आए और वज़ीर आज़म बन जाए? ट्रैप है ये बड़ा नहीं ट्रैप है, यस, एक किस्म का ट्रैप है, एक किस्म का इंसेंटिव भी है। कैसे? बिलावल भुट्टो साहब जब ये कहते हैं कि शहबाज शरीफ साहब प्राइम मिनिस्टर बन जाएं, जो बात वो नहीं कह रहे, जो कि मीटिंग में अंदर कहेंगे कि हमने आपको प्राइम मिनिस्टर बना दिया, पूरा साल लगा लेना आप। अच्छा, अब आप मतलब है फौरी तौर पे इलेक्शन ना कराएं, अच्छा, प्राइम मिनिस्टर बन जाएं, उनको एक इंसेंटिव दे रहे हैं कि आप पूरा ही रहे ना, आप ये 2 महीने के लिए क्या आना है। तो उधर से फिर जवाब जो मिलेगा वो यही मिलेगा, क्योंकि वो बिलावल चाहते हैं कि ये साल 1.5 साल आगे चले। अच्छा, अगर ये बन जाते हैं प्राइम मिनिस्टर शहबाज साहब, तो जिस किस्म के मुल्क के हालात हैं, तो वो जो भी गवर्नमेंट आएगी वो 1 साल के अंदर इतनी गंदी हो जाएगी, क्योंकि ये बजट तो है जो अगला बजट आ रहा है उसके अंदर भी यही इसी किस्म के इकदाम कराने पड़ेंगे ना, फिर आवाम की चीखें निकलेंगी। कोई हुकूमत जो 1 साल के अंदर इलेक्शन में जा रही है वो इतने सख्त इकदाम नहीं करना चाहिए। तो शहबाज शरीफ साहब अगर प्राइम मिनिस्टर बन जाते हैं और जून में जाके एक ऐसा बजट लेके आते हैं जिसके साथ नून लीग की आवाम गुस्से में नून लीग के ऊपर गुस्सा निकालेगी, तो फिर आगे इलेक्शन में नून लीग की छुट्टी हो जाएगी। जी।
पीपल्स पार्टी बाहर बैठ के कहीं तमाशा देखेगी जी। और फिर इनको तनकीद करेगी कि देखिए जी ये कर दिया वो कर दिया। हाँ। तो इसलिए शहबाज शरीफ साहब किसी सूरत में भी पूरे 1.5 साल के लिए नहीं बनना चाहेंगे और नवाज शरीफ साहब का ये जो हिदायत है उसको उसके ऊपर अमल करना पड़ेगा कि अगर हमने आना है तो हम सिर्फ डिसमिस करने के लिए आ रहे हैं असेंबली को और एक नए इलेक्शन कॉल करने के लिए आ रहे हैं। और अगर आपने लंबा खाता खींचना है तो फिर आप खुद आ जाएं, बिलावल आ जाए, राजा परवेज़ अशरफ साहब आ जाएं और हम बाहर बैठ के आपको गालियाँ देंगे। अल्लाह खैर सल्ला। सियासी पहलवानों की आपस की खींचातानी बहुत इसीलिए ये बातें अभी जो हैं पूरी तरह तय नहीं पा रही हैं। तो यहाँ तो लड़ाई झगड़े हो जाएंगे ना, तो बेहतर ये है कि एक दफ़ा उसको निकाल दिया जाए फिर आपस में लड़ लेंगे। ठीक है, ये जो आपस की लड़ाई है इसने हुकूमत को माजी में बहुत कॉन्फिडेंस दिया। देखिए ये इस वक्त मैं आपको बता रहा हूँ आयशा, इस वक्त यूनाइटेड फ्रंट, अच्छा जैसे खान साहब जाते हैं पार्टी अपनी अपनी। हाँ ठीक, वो फिर पॉलिटिकल जाहिर है वो जो भी उसकी फिलॉसफी है उसके मुताबिक इलेक्शन में भी तो अपने अलग अलग होके हाँ, नजरिया अलग अलग है तो फिर अलग अलग तो जैसे हमने एक दफा इनको निकालेंगे उसके बाद सब अलग अलग अपने रास्ते पे। ठीक है, बोलियां लगने की जो बातें हो रही हैं वो फवाद चौधरी साहब करें और जाहिर है हमने जब फेक न्यूज़ की बात सुनी तो मैं तो फवाद चौधरी साहब से एक्सपेक्ट नहीं करती कि वो बेबुनियाद बात कहेंगे। वो कह क्या रहे हैं वो सुनवाते हैं। हमने इसमें जो अपोजिशन की तरफ से तहरीक अदम एतमाद की गुफ्तगू है उसके ऊपर भी गौर किया है। कम अज़ कम हमारे 3 MNAs ने, जिनमें एक जो है वो अक़लियती मेंबर है, एक खातून है, उन्होंने रिपोर्ट किया है कि उनको पैसे ऑफ़र किए गए हैं अदम एतमाद। बगैर किसी सबूत के फवाद चौधरी साहब ये बात नहीं कर सकते और अब हुकूमत का काम बनता है कि वो इस केस को आगे लेके जाए। सिटी देखिए ना, वो नहीं लेके जा सकती ना कि वो सस्पेंड हो गया है। कौन? आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने जिस कानून के तहत आप चाहते हैं कि फवाद चौधरी साहब फेक न्यूज़ कर रहे हैं, इनको धरा जाए, वो तो कानून ही सस्पेंड कर दिया आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने। तो अभी जितना मर्जी फेक न्यूज़ बनाया, झूठ बोले, इनको कोई नहीं हाथ लगा सकता। क्या फवाद चौधरी साहब को पता था ये कैसे हो जाएगा, इसलिए उन्होंने ये बात? फवाद चौधरी साहब अभी भी पुराने ज़माने में हैं। उनका ख्याल है कि ये हुकूमत के लोगों के ऊपर तो इस कानून को नहीं लागू करना ना। अच्छा। ये तो आपके ऊपर, मेरे ऊपर और अपोजिशन के ऊपर करना है। इसलिए उनको तो फिक्र ही नहीं है। जितनी झूठ पहले भी बोलते थे, अब वक्त आ गया उससे दुगना झूठ बोलने का और दुगनी फेक न्यूज़ प्रोपेगेट करने का। तो ये जी अच्छा इतनी बड़ी बात है तो नाम ले लें। क्या है, वो खुद आ जाएं आके कहे जी हमें पैसे ऑफर हुए हैं, क्यों नहीं आते? तो ये सारी हवा की बातें हैं। वो दूसरे लोग जो हैं वो तो खुलेआम कह रहे हैं कि हमारे पास 22 लोग, शायद खाकान अब्बासी साहब ने कहा है कि हमारे पास 20-22 लोग PTI के तैयार हैं हमारे पास आने के लिए। उन्होंने कमिटमेंट भी कर दी है। वो तो ओपनली कह रहे हैं, ओपनली कह रहे हैं। तो बात ये है कि ये अगर इनके 2-3 लोग ऐसे हैं जिनको उन्होंने अप्रोच किया है, जो कि बिल्कुल उनका हक है अप्रोच करना, तो अप्रोच तो करेंगे वो सबको। अगर उन्होंने नहीं जाना तो ना जाएं। अगर उन्होंने उनको पैसे ऑफर किए हैं तो मेहरबानी करके नाम ले लें, खत्म हुई बात। अच्छा, पैसों से डीलिंग हो रही है? मुझे क्या पता, मैंने इतना पैसे कभी लिए ना कभी दिए। अच्छा ठीक है, यानी आप कह रहे हैं कि अगर ऐसी कोई बात है तो फिर हुकूमत देर नहीं लगाएगी। देखिए जो डीलिंग हो रही है ना जी आयशा, वो ये हो रही है कि अगली इलेक्शन में हमें टिकट मिलेगा कि नहीं, ओके, नून लीग का टिकट मिलेगा या नहीं। ठीक है, पैसा नहीं, टिकट इन्वॉल्व है। अच्छा। और बात यह है कि अगर क्योंकि इस वक्त ये लोगों की सोच है कि नून जीतने जा रही है, तो जीतने वाले का टिकट मिल जाए तो अल्लाह खैर सल्ला। क्योंकि अगर आप इंडिपेंडेंट खड़े होते हैं तो 5 करोड़ रुपए लगेगा। नून लीग का टिकट लेके तो 1 करोड़ के साथ जीत सकते हैं आप। तो आप समझिए कि एक किस्म का अनऑफिशियल ट्रांसफ़र तो हो ही गया ना, क्योंकि उनकी ब्रांड वैल्यू मिल गई है आपको जी। तो इस किस्म की सूरत हाल है। कुछ लोग कह रहे हैं जी कि हम इंडिपेंडेंट खड़े होंगे, हमारे खिलाफ नून लीग कोई कैंडिडेट ना खड़ा करे। अच्छा। कुछ लोग कह रहे हैं हम स्विच ओवर करके आ जाएंगे, हमें टिकट दें। ये 2 चीज़ों के ऊपर लोग नेगोशिएट कर रहे हैं और मेरे इतला के मुताबिक नून लीग ने मेरा ख्याल है 10-12 लोगों को कमिटमेंट कर ली है कि आपको टिकट दे देंगे या आपके खिलाफ बंदे को नहीं खड़ा करेंगे। ठीक है। अभी फवाद चौधरी साहब ने इसी गुफ्तगू के दौरान एक और बात मुस्लिम लीग नून के हवाले से की, जिसका पस मंज़र मरियम औरंगज़ेब साहब बयान था, जिसमें वो पेशावर से आने वाली कॉल्स का तस्करा कर रही हैं। फवाद चौधरी साहब ने इस पर क्या कहा वो सुनते हैं। देखिए, ये इन्होंने को पहली बार कोशिश नहीं की है कि फ़ौज को डिवाइड, जो इनकी एक बेवकूफ़ाना, अहमकाना और मैं ये समझता हूँ कि एक ख़तरनाक स्ट्रेटजी है। इसके ऊपर ना आए। हमारी फ़ौज एक प्रोफेशनल आर्मी है, सारी फ़ौज जो है वो इकट्ठी है और कॉन्स्टिट्यूशनल स्कीम में फ़ौज जो है उसको हुकूमत के साथ होना होता है, वो हुकूमत के साथ ही होती है।
इसे इल्ज़ाम बहतान क्या कहेंगे या सच बोल रहे हैं? वो उन्होंने जनरल आसिफ नवाज़ की बात की, जनरल जहांगीर करामत की, जनरल परवेज़ मुशर्रफ की बात की कि नून लीग हमेशा फ़ौज को तकसीम करने की कोशिश करती रही। बात ये है कि ये जो कह रहे हैं कि जी मरियम ने जो बात की है, औरंगज़ेब ने वो डिवाइड करने की कोशिश की है। दरअसल एक हकीकत तो सबको पता है ना कि इस्टेब्लिशमेंट की तरफ से जब ये 1 पेज नैरेटिव चल रहा था तो नून लीग के एक दफ़ा नहीं कितनी दफ़ा उन्होंने कहा था कि हमारे लोगों को फ़ोन आते हैं, और जो लोग जब ये इलेक्शंस हुए सेनेट के और इधर, तो लोगों ने तस्लीम किया कि हमें फ़ोन आए थे। ठीक है, तो वो तो कुछ छुपी भी बात नहीं है। वो फ़ोन कौन करता था वो भी हमें पता है। तो ये अब आपको मैं नाम लेने से तो नहीं कतराऊँगा, मगर आपका चैनल वो चला नहीं सकेगा। तो नाम तो फ़ोन तक जाते रहे हैं और एजेंसियाँ इंटरवेंशन तो करती रही हैं। अब फ़र्क ये है कि ऑफिशियली एजेंसियाँ इंटरवेंशन नहीं कर रही, मदाखलत नहीं कर रही, मगर इसका ये मतलब नहीं है कि एजेंसियों में ऐसे लोग नहीं हैं जो कि पुराने तरीके से काम करना चाह रहे हैं या उनके अपने कोई वेस्टेड इंटरेस्ट हैं, जो कि इंस्ट्रक्शंस के बावजूद जिन लोगों को खुद जानते हैं वो एक आध को उन्होंने फ़ोन करके अगर ऐसी बात कर दी है तो। मगर मरियम, मैं जैसे ये कह रहा हूँ ना कि फवाद चौधरी साहब को नाम लेना चाहिए कि इनके कौन से MNAs को पैसे देने की ऑफ़र की गई है। इसी तरीके से मरियम औरंगज़ेब को भी चाहिए था कि बताते किसको फ़ोन आया है। जी, पक्की बात करनी चाहिए और अगर मगर नहीं करना चाहिए। ये ऐसे अभाव तो ये है कि वो भी छुपाते हैं, ये भी छुपाते हैं, तो फिर हम कैसे कहा पूरी बात नहीं बताते। हमने तो खीर करनी है। ठीक है। अच्छा सेठी साहब, ये तो सियासी मामलात हो गए। आपने जैसे कि कहा था कि अदालती फैसलों पर निगाह रखिएगा, तो हमने देखा कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जब ये बात हुई पीका की और उसमें उन्होंने वो मुअत्तल कर दिया जो उसकी शिक थी, जिस पर पहले भी बात हुई, और उस पर अटर्नी जनरल को मुआवनत के लिए बुला लिया गया। ये वही अटर्नी जनरल हैं जो वज़ीर आज़म से मुलाकात में कहते हैं कि ये ऑर्डिनेंस नाफिजुल अमल नहीं हो सकता, इट्स नॉट गुड इस गवर्नमेंट के लिए। लेकिन फ़ारूक नसीम साहब जो कि इसको ड्राफ्ट करते हैं, उन्हीं की पार्टी के अमीनुल हक भी वज़ीर आज़म को ख़त लिख देते हैं। गवर्नमेंट होमवर्क किए बगैर ये ऑर्डिनेंस ले आई और उन्हें रिएक्शन कर नहीं, होमवर्क इस किस्म की चीज़ों में काबीना होमवर्क नहीं करती, हुकूमत होमवर्क नहीं करती। ये प्राइम मिनिस्टर साहब फैसला कर लेते हैं। उनके 2-3 ऐसे लोग हैं जो कि हर बात में यस सर करते हैं, उनमें से एक फ़ारूक नसीम साहब भी हैं, और ऐसे 3-4 लोग काबीना में और भी हैं जो कि हर बात में इत्तेफाक करते हैं और गलत मशवरा देते हैं वज़ीर आज़म को। गलत या सही, जो वज़ीर आज़म कहते हैं वो सही होता है। कुछ लोग होते हैं तो काबीना में वो चुप ही कर जाते हैं। अच्छा। वहाँ हल्की सी बात करते हैं या हम सोच लें इसका ये भी है, मगर अगर आगे से प्राइम मिनिस्टर कह दे शट अप कॉल दे दे कि नहीं हम ये करेंगे, ये है वो है, अच्छा। तो फिर लोग चुप कर जाते हैं। फिर जब उनको मौका मिलता है बाहर बैठ के कोई बात करने का तो वो कर देते हैं, जैसे अमीनुल हक साहब ने किया। तो ये मैं समझता हूँ कि अटॉर्नी जनरल साहब ने भी एक बयान दे दिया है कि ये जो कानून बनाया गया ये ड्रैकोनियन है। ड्रैकोनियन काला कानून ये इम्प्लीमेंट नहीं हो सकता। मगर उन्होंने इसको एडजस्ट कर दिया अपने बयान को, ये कह के कि इसके ऊपर नज़रसानी हो सकती है, आप फिक्र ना करें, इसको इस्तेमाल वैसे नहीं किया जाए। और प्रेशर आने के बाद ऐसा हुआ, अगर ना आता प्रेशर तो ये नहीं हो पाता। तो मतलब ये है कि उन्होंने अपने आप को कह भी दिया और नहीं भी कहा। कह दिया कि नहीं होना चाहिए था, पर कह दिया अगर हो गया तो कोई गल नहीं, हम इस्तेमाल नहीं करेंगे ऐसे। ये क्या बात हुई? मतलब ये आपके हाथ में लोडेड गन दे दी है, आप कह रहे हैं कि हम इसको इस्तेमाल नहीं करेंगे, लोड करके आपके सर के ऊपर ऐसे करके बैठे रहेंगे, मगर आप फिक्र ना करें, हम आपका सर नहीं फाड़ेंगे इसके साथ। सिर्फ यहाँ रखी हुई अल्लाह खैर सल्ला, हम उंगली स्लिप कर गई तो शायद आपको हो भी जाए कुछ। लेकिन फवाद चौधरी साहब कह रहे हैं कि ये दोनों सारी जितनी भी उसमें बहस हुई या जो भी बातचीत हुई उसका हिस्सा थे, उस अमल का हिस्सा थे, और बाद में मुखालिफत कर रहे हैं। फवाद चौधरी साहब के पास कोई एक्सप्लेनेशन नहीं है कि उसका हिस्सा थे, तो अब फिर क्या हिस्सा थे? तो फिर चुप ही कर गए होंगे ना वहाँ। अब क्या ये उनके खिलाफ कोई एक्शन लेंगे? नहीं, क्या एक्शन लेंगे? आजकल के हालात में क्या एक्शन लेंगे? वो उल्ट के उधर चले जाएंगे तो क्या एक्शन लेंगे आप उनके खिलाफ? ठीक है। और इसमें इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने जो एक दरख्वास्तें 2 खारिज की हैं सदर जरदारी, साबिक सदर आसिफ अली जरदारी, फवाद चौधरी साहब के हवाले से, जिसमें उन्होंने कहा है कि गैर मुंतखब जज जो है वो मुंतखब नुमाइंदों को नाअहल नहीं कर सकता। ये बात कहाँ तक जाके इम्प्लीमेंट? देखिए, एप्लीकेशंस आई थी जी, इलेक्शन कमीशन से नहीं, आम आदमी से किसी ने इलेक्शन पिटिशंस की थी कि जी इन दोनों को नाअहल करार दिया जाए, क्योंकि ये दो जो है सादिक और अमीन नहीं है। अपने असासे इन्होंने छुपाए। उस्मान डार साहब थे इधर से और उधर से समी इब्राहिम साहब थे जो फवाद चौधरी साहब के खिलाफ थे। जी, तो अदालत ने कहा कि भाई आप ये हमारे पास क्यों ला रहे हैं, हम अनइलेक्टेड लोग हैं। ये आपने बेसिकली वो क्या कह रहे थे
कि ये हमारे पास इसको मत लेके आए, ये आइन के मुताबिक किसी ने अगर किसी को डिस्क्वालीफाई करना है तो वो पहले स्टेज पे इलेक्शन कमीशन फैसला करेगी जी। अब वहाँ आप इसको आपके खिलाफ नाअहल की बता दिया जाएगा कि आपने अपने असासे डिक्लेयर नहीं किए। तो अंडर द रूल्स ऑफ द इलेक्शन कमीशन आपको ये होगा, जब आप उसको चैलेंज करेंगे कि जी इलेक्शन कमीशन ने हमारे खिलाफ गलत फैसला दिया है, तो फिर आप हमारे पास आएंगे और हम कानून के मुताबिक देखेंगे कि इलेक्शन कमीशन ने सही फैसला किया या गलत फैसला किया। मगर फैसला इलेक्शन कमीशन का है, ये आप सीधा हमारे पास नहीं आ सकते। हम इन चीज़ों में मुदाखलत नहीं करते, हम अपील में देख लेंगे, मगर स्ट्रेट अवे हम इसको नहीं देख सकते। यानी माजी में जो फैसला है उनसे थोड़ा मुख्तलिफ लग रहे हैं। देखें ना, वो बड़ा इसीलिए मैं समझता हूँ ये बड़ी अहम बात है। जज साहब ने ये भी कह दिया कि हम कौन होते हैं फैसला करने वाले के सादिक है कौन है या मीन कौन है। ये बात है, ये इन्होंने पहली दफ़ा ये बात नहीं की, ये काफ़ी अरसे से इनका ये मौक़िफ़ है। इंटरेस्टिंग बात ये है कि जिस सुप्रीम कोर्ट ने नवाज शरीफ साहब को नाअहल और ताहयात नाअहल करार दिया था, उन्होंने यार्डस्टिक जो इस्तेमाल की थी वो यही की थी, सादिक और अमीन वाली। और उन्होंने तो बहुत से इल्ज़ाम लगा दिए थे जी, वो माफिया कह दिया था, और ये वो। तो अब क्लियरली अगर ये साहब जो है अतर मिनल्ला साहब अगर ये सुप्रीम कोर्ट में होते उस वक्त, तो इन्होंने तो उसको फेंक देना था बाहर के, ये हमारा काम नहीं है सादिक और अमीन वाली बात, ये किसी और का काम है। मगर अगर इलेक्शन कमीशन नवाज शरीफ को नाअहल करती तो वो सुनते कि क्या कानून के मुताबिक किया कि या नहीं किया। मगर ये कि हम फैसला करें सादिक और अमीन, ये नहीं। तो माजी में किए गए फैसलों की इस्लाह भी हो सकती है इस तरह की ये बातों तो के एक बाद। अच्छा पैग मिल गया है। अच्छा। जब ये जजमेंट को रिवर्स करने की वक्त आएगा तो उस वक्त ये बात जो है दोहराई जाएगी, इसके ऊपर डिबेट होगी। ठीक है, वेरी इंटरेस्टिंग। जैसे सेठी साहब पहले प्रोग्राम्स में कह चुके हैं कि अदालतों का भी मूड अब देखना होगा और अदालती फैसले भी अहमियत के हामिल होंगे। तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट की जानिब से जो ऑब्जर्वेशंस दी जा रही हैं वो काफ़ी कुछ समझा सकती हैं। ब्रेक के बाद हम वापस आएंगे। वेलकम बैक टू द शो। अब आपके सवालात प्रोग्राम में शामिल करेंगे। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम इकरा है। सर, उस दिन आपने हमारे तलीमी निज़ाम के बारे में बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया था। अब हुकूमत यकसा निज़ाम तलीम के लिए कोशिश कर रही है, अब ये कोशिश कामयाब होगी? क्या इक्वल एजुकेशन का हमें फ़ायदा होगा? सेठी साहब कंसर्न हो गए सारे उस दिन की बात से आपकी। आयशा, इन्होंने जो सवाल पूछा है वो थोड़ी सी कन्फ्यूजन है उसके अंदर। ये कह रही हैं क्या इक्वल एजुकेशन का कोई फ़ायदा होगा कि नहीं। इक्वल एजुकेशन का मुराद क्या है? इक्वल एजुकेशन तो हम उस सूरत में कहें कि स्कूल्स की नौइयत एक जैसी हो, तालीम देने की नौइयत एक जैसी हो, टीचिंग एक जैसी हो, लर्निंग एक जैसी हो। यहाँ जो सिंगल नेशनल करिकुलम की जो बात हो रही है वो तो ये कहा जा रहा है कि जो गाइडलाइंस हैं सबके लिए एक ही होनी चाहिए, कि इसी किस्म की चीज़ें पढ़ानी चाहिए, इस किस्म के सवाल खड़े करने चाहिए, इस किस्म के सवाल स्टूडेंट्स को देने चाहिए हर मुख्तलिफ सब्जेक्ट के अंदर। तो मगर इसके साथ कोई इक्वल तालीम तो नहीं होती ना। तो इक्वल तालीम तो उस सूरत में होगी कि जहाँ ये पढ़ाए जाएंगे ये चीज़ें, वहाँ जो टीचर्स हैं उनकी क्वालिटी एक जैसी हो, क्वालिफिकेशन एक जैसी हो, स्टूडेंट्स को जो फैसिलिटीज़ मिलती हैं एक जैसी हो, घर में माहौल एक जैसा हो, तो फिर जाके आपको इक्वल तालीम मिलती है। मगर जहाँ गवर्नमेंट स्कूल्स हैं, प्राइवेट स्कूल्स हैं, हर किस्म के स्कूल के अलग स्टैंडर्ड्स हैं, तो सिंगल नेशनल करिकुलम के साथ इक्वल एजुकेशन नहीं हो सकती। आगे आइए कि ये फिर सिंगल नेशनल करिकुलम है क्या। ये खान साहब का, इमरान खान साहब का ये एक मौक़िफ़ है कि अगर एक जैसी चीज़ ही पढ़ाई जाए, इसके बावजूद कि मुख्तलिफ लेवल्स पे पढ़ाई जाती है, कि कोई गरीब लोगों को भी वही चीज़ पढ़ाई जाए और अमीर लोगों को भी वही चीज़ पढ़ाई जाए, तो शायद ये जो एक दूसरे के दरमियान जो फासले हैं ये कम हो जाएंगे। दरअसल ये गलत है, ऐसे नहीं होगा। उसकी वजह ये है कि जो इंग्लिश मीडियम स्कूल्स हैं वो इंग्लिश मीडियम ही रहेंगे, और जो उर्दू मीडियम है वो उर्दू मीडियम ही रहेंगे। तो आप सिंगल नेशनल करिकुलम के साथ एक क्वालिटी एक एजुकेशन की नहीं दे सकते। क्वालिटी तो एक हो जब इंग्लिश एंड उर्दू मीडियम स्कूल्स जो है सारे एक ही मीडियम के स्कूल्स हों, एक ही किस्म की तालीम मिल रही हो, एक ही किस्म की फ़ीस स्ट्रक्चर हो, एक ही किस्म की सहूलतें हों, एक ही किस्म के इम्तहान ले रहे हों। यहाँ कोई बच्चे मैट्रिक का इम्तहान ले रहे हैं, कोई बच्चे सीनियर कैम्ब्रिज ओ लेवल का इम्तहान ले रहे हैं, कोई बकलौरियट का इम्तहान ले रहे हैं, कोई ब्रिटिश काउंसिल में बैठ कर कोई और इम्तहान ले रहे हैं। ऐसे नहीं, यू कांट हैव इक्वालिटी। तो सिंगल नेशनल करिकुलम के
कोशिश ये जो करने जा रहे हैं कि जी किसी तरीके के साथ ये जो डिवीज़न है बिटवीन क्लासेस या पढ़ाई लिखाई ये कम हो जाए या ख़त्म हो जाए, ऐसे बिल्कुल नहीं होगा, ना हो सकता है, हो नहीं सकता। अच्छा, इसके अंदर उन्होंने क्या किया है एक्चुअली। दूसरा एक्सप्लेनेशन इसके बारे में ये दिया जाता है कि जी हमने मदरसे जो स्टूडेंट मदरसों को हमने ओपन करना है, वहाँ हमने सवाए कुरान शरीफ के और भी चीज़ें पढ़ानी है ताकि कुछ थोड़ी बहुत ओपननेस आ जाए। और जो अंग्रेज़ी मीडियम स्कूल्स हैं वहाँ हमने मज़हब को और उसके अंदर लेके आना है ताकि जो फासला है बिटवीन मजहबी स्कूल्स एंड सेकुलर स्कूल्स वो कम हो जाए। अब अर्ज़ ये है कि मदरसे जो हैं वो कभी भी किसी सूरत में भी आज तक हमने जो प्रैक्टिस देखी है वो सवाए कुरान शरीफ के और मज़हब के इस्लामियात के वो और कुछ नहीं पढ़ाना चाहते, बिकॉज़ उनका ये ख्याल है कि सारा वक्त इसी के ऊपर होना चाहिए, ये फुल कोड ऑफ लाइफ है जी। तो इसलिए वो आप ये चीज़ें उठा के आप दूसरे स्कूलों में तो आप ले जाएंगे, मगर दूसरे स्कूलों में जो पढ़ाया जाता है, ज्योग्राफी पढ़ाई जाती है, सोशल साइंसेस पढ़ाई जाती हैं, तारीख़ पढ़ाई जाती है, वो आप मदरसों में जब लाने की कोशिश करेंगे तो मौलाना हजरात उनको नहीं आने देंगे। कागज़ के ऊपर लिखा होगा कि आना है, वो नहीं आने देंगे। उधर लिखा होगा कि इनका सिलेबस जो है कुरान शरीफ का पढ़ने का लिखने का वो उधर आना है, वो ज़बरदस्ती आना पड़ेगा क्योंकि वो मज़हब है। तो होगा ये कि और फासले बढ़ जाएंगे दोनों के दरमियान। तो ये बिल्कुल गलत तजवीज़ है सिंगल नेशनल करिकुलम की। और फिर ये भी अब जाके इन्होंने उसको भी कम कर दिया, ये कहा है कि ये करिकुलम है। करिकुलम का ये मतलब है ये गाइडेंस है कि ये सब्जेक्ट्स पढ़ाने और इस किस्म के जवाब और सवाल होने हैं, मगर इससे ये रोका नहीं गया कि जो बाकी जो टेक्स्ट बुक्स हैं जो कि उसके अंदर तालीम है उसको बैन नहीं कर दिया गया। और स्पेशली वो लोग जो कि बाहर के मुल्कों के इम्तहान लेते हैं, वो तो बाहर के मुल्कों के सवाल आते हैं, वहीं एग्जामिनर्स होते हैं, वो फिर अपने तौर पे देखते हैं और उनकी अपनी टेक्स्ट बुक्स होती हैं। तो होगा क्या कि उर्दू मीडियम स्कूल्स के अंदर या गवर्नमेंट के स्कूल्स के अंदर तो ये सिलेबस आ जाएंगे, पढ़ना पड़ेगा आपको ये और यही जवाब देने पड़ेंगे, और अगर ये जवाब नहीं देंगे तो आपको फेल कर देंगे। मगर जो दूसरे स्कूल्स हैं, जो अपर क्लासेस के स्कूल्स हैं, वहाँ सवाल भी दूसरे आएंगे, जवाब भी दूसरे तलब करेंगे वो, और वहाँ तरीका भी और ही होगा। लेकिन वो पॉलिसी गवर्नमेंट की अडॉप्ट करने में भी तो जाहिर है वो आज़ाद होंगे, वो गवर्नमेंट की पॉलिसी को क्यों इख्तियार करेंगे? नहीं, वो ऊपर से करेंगे जी हमने पढ़ा दिया है। अच्छा। मगर जो सवाल जवाब होंगे वहाँ उनको अहमियत मिलेगी जो कि वो समझते हैं कि सही सवाल जवाब है। इसके अंदर बहुत सी सवाल जवाब जो है उनके अंदर इतनी सियासत और इतना कुछ डाल दिया गया है जो कि तारीख़ के साथ उसका ताल्लुक कम ही है। तो वो फॉरेन स्कूल्स तो इसको नहीं मानेंगे। तो इसलिए ये जो इंग्लिश उर्दू और अपर क्लास लोअर क्लास, अर्बन रूरल, ये जो सारी डिविजन्स हैं ना, ये क्लास डिविजन्स हैं सोसाइटी के अंदर। हमें यहाँ कहा जाता है कि जी सबको उर्दू पढ़ाई जाए और अंग्रेज़ी कम कर दी जाए, पर दरअसल हो क्या रहा है, सारा हुकूमत का जो सिस्टम है वो अंग्रेज़ी पे चलता है, जो मुलाजमतें हैं वो अंग्रेज़ी पे मिलती हैं, दफ्तर की ज़ुबान अंग्रेज़ी है, सारा कुछ ही अंग्रेज़ी है, और उसको आप रातों रात चेंज नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि आपका जो सारी तजारत है, जो कारोबार है आपका सारा, वो बैरूनी मुल्कों के साथ है जहाँ अंग्रेज़ी बोली जाती है। आप उनको उर्दू में ख़त लिखेंगे वो पढ़ेंगे भी नहीं आपका ख़त, आप उनको अंग्रेज़ी में ख़त लिखेंगे तो आपके साथ वो नेगोशिएट करके तजारत करेंगे। तो दुनिया की तजारती ज़ुबान जो है वो अंग्रेज़ी है। आपको तजारत करनी है, तजारत के लिए अंग्रेज़ी सीखनी है। सिविल सर्विस में अंग्रेज़ी होगी तो आप जाएंगे, बिकॉज सिविल सर्विस ने एडमिनिस्ट्रेशन करनी है। आपकी आइन उर्दू में नहीं है, आपकी आइन अंग्रेज़ी में है, आपकी अदालतें अंग्रेज़ी में चलती हैं, आपके सिविल सर्विस अंग्रेज़ी में चलती है, आपकी बैंकिंग अंग्रेज़ी में चलती है। तो आप जिन लोगों को आप उर्दू पढ़ा रहे हैं और कह रहे हैं अंग्रेज़ी पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, हम पाकिस्तानी हैं, मुहिब्बुल वतन है, ये एक बाहर की ज़ुबान है, आप उनके साथ जुल्म कर रहे हैं, आप उन्हें माजूर कर रहे हैं, डिनाई कर रहे हैं। जो टॉप जॉब्स हैं वो आपने अपनी एक महदूद क्लास के लिए वो रखे हुए हैं। तो करियर के मसाइल जिनका तस्करा आपने किया, फिर वो तो सेकेंडरी, प्राइमरी चीज़ें हल नहीं हो रही, सेकेंडरी कहाँ? एब्सोल्युटली। तो कोई सिचुएशन ऐसी है, कोई इक्वल एजुकेशन सवाल ही पैदा नहीं होता। वो अगर कोई सोशलिस्ट गवर्नमेंट यहाँ और वो फिर जो गरीब स्कूल्स हैं उनको अमीर कर दे, वहाँ अंग्रेज़ी पढ़ानी सिखा दे, वहाँ वो टेक्स्ट बुक्स पढ़ाए जो कि ग्रामर स्कूल में पढ़ी जाती हैं या अमेरिकन स्कूल में पढ़ी जाती हैं, तो फिर गरीब लोग भी वही पढ़ेंगे जो अमीर पढ़ते हैं। अमीर लोग गरीब लोगों की चीज़ें नहीं पढ़ेंगे। ठीक है, यानी हम जहद पॉलिसी चाहिए होगी अगर ऐसा कुछ करना भी चाहते हैं, लेकिन उसको करने में क्या क्या मसाइल का सामना करना पड़ सकता है, सेठी साहब ने वो सारा आपके सामने रख दिया। और अगर आप कोई सवाल सेठी साहब के सामने रखना चाहते हैं तो वीडियो मैसेज के ज़रिए हम तक पहुँचाइए इस नंबर के ज़रिए। और अगले प्रोग्राम तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए।